क्या हाल है बच्चों। प्लान में कुछ चेंजेस है। एग्जाम की डेट मुझे अभी भी पता चली है कि एग्जाम की डेट आ गई है, 18 फरवरी है शायद एग्जाम की डेट। आवाज में आज मेरे कुछ दिक्कत तुम्हें लगेगी, सर्दी से ग्रसित हूँ, ठंडी आ गई है, स्वेटर वगैरह पहने रहो बढ़िया से, बीमार ना पड़ना, एग्जाम पास में। पेपर की डेट आ चुकी है, तो अभी यहाँ से 3 महीने में पूरा सिलेबस कवर करवा पाना और साथ में साथ क्वेश्चन आंसर भी करवा पाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो एक हाइब्रिड मॉडल लेके हम लोग चलेंगे यहाँ से। क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा, इस ये चैप्टर तो पढ़ा चुका हूं, इसके बाद के चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन आंसर तुमको कराऊंगा और उन्हीं क्वेश्चन आंसर करवाते हुए कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाता जाऊंगा एक ही वीडियो में, दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर उसके बाद तुम्हारे छोटे भाई बहन जो होंगे अगले सेशन में उनको पूरा कंप्लीट कराएंगे। ये सेशन होने वाला है एनसीईआरटी क्लास 10th का, एसएसटी का। अध्याय है भारतीय आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र, इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, फुल सोल्यूशन इन हिंदी। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारी इस तरह की हालत नहीं रहेगी, इस तरह की हालत हो जाएगी, A+ आ जाएगा। ऐसे ही लगा दिया, सोचा बता दो। अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, इसमें सही विकल्प भरने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहला है कि सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात की वृद्धि क्या हुई है कि नहीं हुई है? मुझे लगता है हुई है। ठीक, कि सेवा के क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात की वृद्धि हुई है। दूसरा देखते हैं कि क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। जो क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, क्या वो कृषि का उत्पादन नहीं करते हैं, तृतीय का उत्पादन नहीं करते हैं? तृतीय क्षेत्र यानी उत्पादन तो हो ही नहीं सकता ना तृतीय क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर होता है तृतीय क्षेत्र, याद है पिछले चैप्टर में बताया था। तो यहाँ पे ये वाला सही उत्तर है ना, तृतीय क्षेत्र का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। गा देखते हैं, क्षेत्र के अधिकतर श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। क्या बात कर रहे हो? संगठित क्षेत्र के लोगों को ये सुरक्षा प्राप्त होती है, असंगठित? याद करो, मैंने बताया था कि संगठित और असंगठित में डिफरेंस क्या होता है। संगठित वो होते हैं जिनका समय आने जाने का फिक्स होता है, बीमा वगैरह कंपनी करा के देती है, सरकार करा के देती है, और असंगठित में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो संगठित क्षेत्र के अधिकतर श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होता है, गलत। सही, संगठित क्षेत्र के ही लोगों को प्राप्त होता है। उसके बाद घा देखोगे कि भारत में डैश संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी बड़ी संख्या ही है, क्योंकि अपने आसपास देखोगे तो ज्यादातर ठेले वगैरह देख रहे हो लगे हुए हैं, है ना, लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो भी सब उसी में आता है ना, तो ये बड़ी। उसके बाद कपास एक डैश उत्पाद है। कपास क्या है? ऑफकोर्स प्राकृतिक उत्पाद है ना, खेती होती है प्रकृति से ही निकल के आ रही है, प्राकृतिक उत्पाद है। उसके बाद प्राथमिक द्वितीय और तृतीय की गतिविधियां हैं, क्या है बताओ? स्वतंत्र हैं क्या? जो प्राथमिक होता है, जो मैंने एग्जांपल बताया था इजहार सर का, अपना भय सर का, मैंने बताया था, याद करो, कि हम दोनों कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ना कि इसका उल्टा कि हम दोनों का अलग अलग चल रहा हो, है ना। हम लोग अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अकेले नहीं चल सकती चीजें, एक दूसरे पर निर्भरता है, तो परस्पर निर्भर है। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। अब सही उत्तर का चयन करो, बहुविकल्पी ये प्रश्न है, यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम देखोगे कि जो पहला प्रश्न है वो है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार डैश पर विभाजित है। किस आधार पर विभाजित है? आज ऑप्शंस देखते हैं कि रोजगार की शर्त, क्या बात कर, रोजगार की शर्त पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र अलग अलग होते हैं? ऐसा मुझे नहीं लगता। उसके बाद आर्थिक गतिविधि का स्वभाव, भाई हो सकता है कि आर्थिक गतिविधियां अलग अलग चल रही हो, कैसे अलग अलग चलेंगी? वहां पर 10 रुपए कीमत 20 रुपए होती है सरकारी नौकरी में, गलत है ना। उसके बाद उद्योग के स्वामित्व, हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उद्योग का स्वामित्व हो। कहा क्या है कि उद्योग में नियोजित श्रमिकों की संख्या, क्या जितने लोग हैं, क्या ऐसा है क्या कि सरकारी में ज्यादा लोग रहते हैं, प्राइवेट में कम रहते हैं, या प्राइवेट में कम होते हैं और सरकारी में ज्यादा होते हैं, ऐसे हम लोग तय करते हैं कि हाँ वो सरकारी है कि प्राइवेट है? तो ये आंसर भी तुम्हारा गलत हो गया। सोच के करो ना, जरूरी थोड़ी है कि सब एकदम रट के ही जाओ। अब मुझे इसमें ये लगता है कि इसमें सही आंसर होगा कि उद्योग के स्वामित्व के, कि कौन जो उद्योग है उसको किसका अधिकार है। जो सरकार सार्वजनिक होता है उसमें उद्योग का अधिकार जो गवर्नमेंट होती है उसके कंट्रोल में रहता है, और जो निजी क्षेत्र होता है उसमें पर्सनल का होता है, पर एक लोग का होता है ना, पर्सन में होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब एक वस्तु का अधिग्रहण प्राकृतिक प्रक्रिया से के उससे उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। अगर एक वस्तु का अधिग्रहण हुआ है प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन,
तो प्राकृतिक पेय से उत्पादन है तो प्राथमिक क्षेत्र होगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब किसी विशेष वर्ष में उत्पादित डैश के मूल्य के कुल योगफल की जीडीपी कहते हैं। किसको जीडीपी कहते हैं? आ जाओ। इसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं को, गलत। सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, गलत। सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, गलत। सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, तीनों चीजें है ना, तीनों चीजें होती है, याद करो, पढ़ाया हुआ है। तो ये वाला सही है, गलत नहीं है भाई, ये वाला सही है। अब आगे देखते हैं कि जीडीपी के मदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी डैश है। अब याद करो, मैंने पढ़ाया था कि कैसे जब देश आजाद हुआ था उसके बाद से ही ऐसा था कि बहुत सारे लोग किसानी ही कर रहे थे। ये आखिरी के 20 साल में 30 साल में ऐसा हुआ है कि लोगों ने किसानी छोड़ के इंजीनियरिंग और इस टाइप आए, सर्विस सेक्टर में लोग ज्यादा आ गए और किसानी में लोग कम हुए हैं। अभी भी है ठीक ठाक क्वांटिटी में, बट फिर भी अब जीडीपी में जो हिस्सा था वो था 50 से 60% का। अब भारत की जीडीपी भी तब बहुत कम हुआ करती थी। ठीक है, चलो अब निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। अब इसमें ये मैच द फॉलोइंग है ना, मिलान करना है तुम लोग को। अनसिंचित भूमि, फसलों का कम मूल्य, कर्ज भार, मंदी काल में रोजगार का अभाव, कटाई में तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था। अब जो फसलों का कम मूल्य होता है ये किससे मिल सकता है तुमको? अगर फसलों का कम मूल्य है तो इससे क्या हो सकता है कि जो सहकारी विपणन समिति है ये यहाँ पे एक हेल्पफुल हो सकती है। ये कम मूल्य मिल रहा है तो जाके वहां बहस वहस करके लड़बड़ के थोड़ा बढ़ा सकती है दाम वाम मिलने के लिए, है ना। उसके बाद कर्ज भार, अगर कर्ज भार है तो तुमको क्या लगता है कि कर्ज भार से कृषि आधारित मिलों की स्थापना, उससे कर्ज कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। सरकार द्वारा खदानों की खरीद, उससे कर्ज कम होगा? मुझे नहीं लगता। सरकार द्वारा सड़कों का निर्माण उपलब्ध कराना, नहीं भाई मुझे नहीं लगता। लेकिन कम ब्याज पर बैंकों द्वारा सहायता अगर मिल जाए तो ये कम हो सकता है। तो तीसरा हमारा जो कर्ज भार है वो कम ब्याज पर अगर बैंकों द्वारा सहायता मिले तो वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मंदी काल में रोजगार का अभाव है अगर, तो सरकार द्वारा खानदानों खरीद, फिर कृषि आधारित मिलों की स्थापना, ये हो सकता है ना। कृषि अगर ये चल रहा है तो ये हो सकता है। ठीक, उसके बाद कटाई की तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था। नहीं भाई, इसका फिर ये होगा ना, इसका ये कैसे हो जाएगा? फिर इसका होना चाहिए अगर अनुसूचित भूमि है तो ये हो सकता है, लिख रखा है। जो क्या भाव तो इतना उसी में तुम लोग को टाइम वेस्ट करो अपना भी। तो असंचित भूमि का सरकार द्वारा सड़कों का निर्माण उपलब्ध कराना, अगर खराब है कहीं पे जमीन वहां पे जा नहीं पा रही है तो निर्माण कर दो सड़कों का। फसलों का कम मूल्य मिल रहा है तो सरकारी विपणन समिति। उसके बाद कर्ज भार अगर है तो कम ब्याज पे बैंकों द्वारा सहायता। अगर मंदी काल में रोजगार का अभाव है तो कृषि आधारित मिलों की स्थापना। अगर कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था हो रही है तो सरकार द्वारा खदानों की खरीद हो सकती है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, असंगत की पहचान करें और बताइए क्यों। मैंने असंगत ये पहचानना सिखा दिया है तुमको। सबसे पहली बात तो यही है कि क्या जो ये चीजें लिखी हुई हैं इनमें से क्या ऐसा है जो अलग है। ठीक, तो उसको पहचानना है और क्यों अलग है ये तुमको बताना है। देखो इसका आंसर लिख के, इजहार सर का व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा नीचे, है ना यहाँ पे, तो इसमें तुम लोग अपना भेजो आंसर, मैं तो कहूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा यहाँ पे क्या है लेकिन क्यों है ये तुमको बताना है। आ जाओ, क्या में देखोगे तो पर्यटन निर्देशक, धोबी, दर्जी और कुम्हार। अब इसमें अगर तुम देखोगे तो जो धोबी, दर्जी, कुम्हार है ये तो थोड़ा अलग सा है, लेकिन जो पर्यटन निर्देशक है ये अलग है ना। उसके बाद खा में आओगे, शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता और वकील। अब शिक्षक, डॉक्टर और वकील ये तीनों जो है हमारे वो मतलब निश्चित में आता है ना, अच्छे कामों में आ जाएगा। लेकिन जो सब्जी विक्रेता है इसका जो है अस्थायी रहेगा, है ना, इसको कोई सोने होने का समय नहीं, ये सब चीजें नहीं है ना। उसके बाद डाकिया, मोची, सैनिक और पुलिस कांस्टेबल। अब इसमें आओगे तो तुमको लगेगा कि डाकिया, मोची और सैनिक, देखो ये सैनिक भी तुम्हारा वो हो गया, क्या नाम है,
गवर्नमेंट जॉब, पुलिस भी गवर्नमेंट जॉब है, डाकिया भी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन मोची जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना, यानी कि वो क्या कहते हैं उसको, क्या था यार, मैं इसका नाम भूल जाता हूँ। संगठित और असंगठित। तो पुलिस डाकिया वो सब संगठित है, लेकिन जो मोची है वो असंगठित है। ठीक है, हिंदी में ही थोड़ी कमजोर है। उसके बाद MTNL, भारतीय रेल, एयर इंडिया, सहारा एयरलाइंस, ऑल इंडिया रेडियो। यहाँ आओगे, अब NTNL जो है वो भी कंपनी है, भारतीय रेल हमारी सरकारी कंपनी है, एयर इंडिया कंपनी, सहारा भी, सहारा एयरलाइंस भी है, ऑल इंडिया रेडियो, ये सब देखो ये सारे तो हवाई जहाज के हैं, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो जो है वो हवाई जहाज का नहीं है। चलो नेक्स्ट, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कि कैसे। मतलब भाई जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जो मैंने बताया था आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, हम लोग जो पैसे का लेन देन कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, कुछ उधार दे रहे हैं, कुछ उधार ले रहे हैं, इनको जो क्षेत्रों में विभाजन किया गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनका कोई महत्व है? अगर है तो क्यों? आ जाओ देखते हैं। कि समाज में लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। कोई वस्तुओं का उत्पादन करता है तो कोई वस्तुओं को बेचता है, और कोई अन्य काम में लगे रहते हैं। इस तरह आर्थिक क्रियाओं को समझना आसान हो सकता है जब उन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाए। जैसे भाई तुमको पढ़ना है, अब तुमसे कहा जाए कि बस पढ़ना ही रहना है, अब तुमको ये, लेकिन तुमको क्या कहेगा, डिवाइड कर दिया गया कि तुमको SST पढ़नी है ना, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, तुमको गणित पढ़ना है, मैथमेटिक्स, यानी कि तुमको साइंस पढ़ना है, यानी कि विज्ञान पढ़ना है ना, तुमको चीजें अलग अलग कर दी गई हैं, तो तुम्हारे लिए आसान हो गया। उसी तरह ये भी कर दिया गया है ना। इसी आधार पर आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय 3 वर्गों में बांटकर उन्हें समझना अधिक सरल हो जाता है। अब प्राथमिक क्षेत्र में वे क्रियाएं आती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके की जाती हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि। द्वितीय क्षेत्र में वे क्रियाएं हैं जहां प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से गुड़ बनाना आदि। तृतीय क्षेत्र में वे सेवाएं आती हैं जो किसी वस्तु का निर्माण नहीं करती, बल्कि उत्पादन और व्यापार में सहायता पहुंचाती हैं, जैसे परिवहन, संचार सेवाएं आदि। इन 3 क्षेत्रों की यह वर्गीकरण प्रणाली आर्थिक गतिविधियों को समझने में मदद करती है तथा उत्पादन का सही निर्धारण करने में सहायक करती है। अब देखो जैसे क्या होता है ना, कि जैसे याद करो, अगर तुमको नंबर भी याद करना है ना, तो नंबर भी तुमको टुकड़ों में याद होगा, पूरा नंबर नहीं याद होगा, है ना। जैसे मेरा नंबर है 91,491,00, ऐसा है, ठीक है। तो ये ऐसा ही याद होता है ना, पूरा टुकड़ा में ऐसा थोड़ी याद करोगे कि 91,04,00,000,3,00,000, ऐसा थोड़ी याद करोगे, है ना। तो इसीलिए तोड़ दी जाती चीजें, इसलिए तोड़ दी गई है, जाहिर सी बात है, समझ में आया। चलो, अब इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र की रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद GDP पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए, चर्चा करें। आ जाओ। इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही देश की आर्थिक विकास के 2 सबसे महत्वपूर्ण संकेतक माने जाते हैं। इनमें हमें पता चलता है कि तीनों क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में योगदान किस प्रकार बढ़ रहा है ना। कृषि में क्या हो रहा है कि कृषि में अब चीजें और बेहतर हो रही है ना, लोग कृषि कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उत्पादन है कृषि में वो घटा थोड़ी है, जनसंख्या बढ़ रही है, हम लोग उन लोगों को भी खिला ही रहे हैं। अब बाहर से तो इंपोर्ट होता नहीं है इंडिया में ज्यादा ये खाने पीने की सामान। पिछले कुछ दशकों में तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में इसकी वृद्धि उतनी नहीं हुई है। सारी प्राथमिकताएं तथा पूरी होंगी जब हम इन तीनों क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद तथा रोजगार दोनों की समान महत्व को समझें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं तथा उनके समाधान को भी इन्हीं आधारों पर समझा जाए, जैसे द्वितीय क्षेत्र में तकनीकी विकास का अभाव, तृतीय क्षेत्र में असमानताओं का बढ़ना आदि। अब तृतीय क्षेत्र में या द्वितीय क्षेत्र में जो तकनीकी विकास का मतलब क्या है कि मशीन से चीजें कम हो रही है, हमारे यहाँ अभी भी हाथ का, लेबर का ज्यादा यूज होता है। और तृतीय क्षेत्र में जैसे जो डॉक्टर हो गए, ये लोग पुलिस वगैरह हो गए, यहाँ बहुत डिफरेंस होता है ना हम गरीबों में और इनमें, तो ऐसा चीजें, यही कहने का मतलब है, समझ में आया। चलो 8वां प्रश्न देखते हैं
कि जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के व्यक्तियों के सभी कार्यों की सूची बनाइए, उन्हें आप किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के व्यक्तियों को के कार्यों को हम निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे वर्गीकृत करेंगे? प्राथमिक छेद, द्वितीय छेद, तृतीय छेद। अब वही सेम चीजें हैं फिर से लिखी हुई है। अब मैं तुमको इसको बार बार पढ़ूं सुनाऊं, मेरा गला भी खराब है, दर्द बहुत हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि ये है भाई, एक बार ढंग से पढ़ लो। और इसके पहले 4 बार पढ़ा चुका हूं, इस लेक्चर में 2 बार बता चुका हूं, इसके पहले वाले लेक्चर में 3-4 बार बता चुका हूं अच्छे से कि क्या होता है। ठीक, तो एक चीज याद करो, हर आंसर में लिख दो। उसके बाद रोजगार की दशाओं के आधार पर वर्गीकरण। रोजगार की दशाएं 2 प्रकार की होती हैं और इस आधार पर हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले संगठित क्षेत्र और उसके बाद असंगठित। संगठित में इस क्षेत्र में वो गतिविधियां आती हैं जिनमें रोजगार की अवधि निर्धारित होती है तथा निम्न कानून का पालन होता है। उदाहरण के लिए सरकारी कार्यालय। असंगठित क्षेत्र क्या है? इस क्षेत्र में एक निश्चित अवधि या नियम नहीं होता है और काम अस्थायी होता है। उदाहरण दिहाड़ी मजदूरी, रिक्शा चालक आदि। अब देखो, जैसे यहाँ पे रोजगार की दशाएं 2 प्रकार की होती है और इस आधार पर हम इन 2 भागों में बांट सकते हैं। अब यहाँ लिखने के बाद ना, अगर चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो संगठित और असंगठित क्षेत्र, उसके बाद संगठित क्षेत्र की हेडिंग डालो, ताकि अगर मान लो जो चेक करने वाला है, तुम्हारा एग्जामिनर है, तो कॉपी चेक कर रहा है, अगर वो जल्दी में भी है ना, तो हाँ वो देख लेगा, हाँ इसको पता तो है कि संगठित असंगठित होता है, तो उतने में नंबर देके चला जाएगा, अगर उसको पूरी कॉपी नहीं चेक करनी पड़ेगी। समझ में आया? चलो, उद्योगों में स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। एक सार्वजनिक होता है, एक निजी होता है। सार्वजनिक में क्या होता है भाई साहब, कि इनमें वो लोग आते हैं जिसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, और निजी में जिनका संचालन निजी मालिक द्वारा किया जाता है। समझ आया? चलो, उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता करती हैं। उदाहरण के लिए, प्राथमिक क्षेत्र में पैदा की गई वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने और बेचने का कार्य तृतीय क्षेत्र करता है। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार जैसे सेवाएं प्राथमिक और द्वितीय दोनों क्षेत्र की कंपनियों को आवश्यक होता है। इस प्रकार तृतीय क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है जिसका उपयोग प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के विकास के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है कि खुली बेरोजगारी एवं प्रश्न बेरोजगारी के बीच भेद कीजिए। क्या चीज? खुली बेरोजगारी एवं प्रश्न बेरोजगारी के बीच भेद कीजिए। उत्तर क्या है कि खुली बेरोजगारी क्या है कि लोग काम करना चाहते हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिलता। यह बेरोजगारी शहरों में अधिक पाई जाती है। जैसे मुंबई में देखते हो, भीड़ बहुत लगी रहती है, लोग लगा के लाइन खड़े हुए हैं, तुम नहीं देख पाओगे मुंबई फिलहाल, बट देखते हो ना ऐसे लाइन लगी रहती है कि भाई मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, है ना? ये शहरों में ज्यादा देखने को मिलता है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी, लोग काम के लिए होते हैं लेकिन उनका श्रम उत्पादन का कोई योगदान नहीं देता। यह ग्रामीण क्षेत्रों और किसी क्षेत्र में अधिक होता है। जैसे मैंने बताया था कि खेत में जरूरत 2 ही लोग की है लेकिन काम 5-6 लोग कर रहे हैं। समझ में आया? चलो, अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। उत्तर क्या है कि ये कथन तो पहली बात गलत है भाई। ऐसे कैसे कह रहे हो कि तृतीय क्षेत्र का तो कितना भाई मेरा रोल था। इसके पहले वाले वीडियो अगर तुमने देखा था तो कैसे इजहार सर के गन्ने के खेत से जो गन्ने थे वो लेके मैं जा रहा था। अगर मैं लेकर ही नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? तो तृतीय क्षेत्र का महत्व बहुत है। ठीक, अब तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सभी विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक होता है। याद रखना, जैसे हम सबको पता है फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितना ये अमेजोन हो गया, ये सब अमेरिका का है ना? ये तृतीय क्षेत्र ही है। यहाँ से कितना पैसा बनाता है ना? पूरा इंडिया यूज कर रहा है, इतनी बड़ी संख्या। भारत में 1973 में 2003 के बीच तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। उद्योग, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण क्षेत्र की तृतीय क्षेत्र में भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तृतीय क्षेत्र में रोजगार भी तेजी से बढ़ रहा है। चलो, भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के लोगों को नियोजित करता है। ये लोग कौन है? अकुशल और अर्ध कुशल श्रमिक, जैसे रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, दिहाड़ी मजदूर, और अत्यधिक कुशल श्रमिक जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षा, आईटी विशेषज्ञ, बैंक कर्मचारी आदि। भारत में आधुनिक तकनीक के बढ़ने से कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ रही है। वो देखते हो, जैसे इजराइल ने बोला था कि मुझे लेबर चाहिए, तो वो लोग
जो कुशल श्रमिक होते हैं, लेबर में भी कुशलता होती है ना। कोई कोई देखो, एक लेबर होता है, लेबर जब काम सीखता है, शुरू कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो मिस्त्री बन जाता है, तो उसके अंदर आ गया, वो स्किल आ गई है ना, वो चीजें सीख ली उसने, तो वो कुशल में, कुशलता में गिनती उसकी हो सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। सभी काम करने की सक्षम लोगों को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी, रोजगार उपलब्ध न कराने पर बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का निर्माण जिससे रोजगार बढ़े। अपने क्षेत्र से उदाहरण देकर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की गतिविधियों कार्यों का तुलना कीजिए। अब सार्वजनिक क्षेत्र में देखा जाए, सरकार द्वारा चलाया जाता है, उद्देश्य लोक कल्याण, उदाहरण रेलवे, सरकारी अस्पताल, बीएसएनएल आदि। देखो मैंने बहुत शॉर्ट में आंसर कराया है, यहाँ पे ये चीजें हैं कि तुम्हें खुद से ही लिखना पड़ेगा आंसर, है ना, कब तक दूसरों के भरोसे बैठोगे। चलो, उसके बाद अगर निजी क्षेत्र में देखा जाए तो निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित, उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, उदाहरण के लिए निजी स्कूल, निजी बैंक, दुकानदार, एयरलाइन। चलो, यहाँ पे होता है ये खत्म, ये हो गया खत्म हम लोग का। ठीक है, अभी यहां से क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चन आंसर्स करा पाऊंगा मैं, लगभग लगभग मैं ट्राई करूंगा कि एग्जाम के पहले पहले या इसी मंथ जनवरी तक सारे के सारे क्वेश्चन आंसर में कवर करा दूं तुमको। यहाँ से इकोनॉमी का ये सेकंड चैप्टर है, अब कल थर्ड चैप्टर की, फिर नेक्स्ट डे फोर्थ, फिर नेक्स्ट डे फिफ्थ, जितने चैप्टर हैं यहाँ पे इकोनॉमिक कवर हो गए। इकोनॉमी के बाद पॉलिटी कवर कराऊंगा, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के बाद लास्ट में हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, फिर नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे थे सनराइज क्लासेस। जय हिंद, फिर मिलेंगे।